अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रुशान नवीद सूफी और हम आज डिस्कस करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस। और इस टॉपिक के ऊपर हमारे चीफ गेस्ट बात करने आएंगे और उनका नाम है असरा खान। आए हम इनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम आपसे बात करेंगे, सबसे पहले आप हमें एक्सप्लेन करें कि जेंडर बेस्ड वायलेंस होता क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस ओवरऑल वो कोई भी एनी किस्म का वायलेंस जो इनैक्ट किया जाता है अगेंस्ट समवन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वुमेन आते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके अंदर अगर किसी मर्द के ऊपर वायलेंस कर रहा है तो फॉर बीइंग अ मैन तो वो फिर वो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का होता है। इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस में वुमेन एंड जो ये ट्रांसजेंडर नॉन बाइनरी जिनके है ना सेक्सुअलिटीज जो है वो डिफाइंड नहीं है या वो उसके साथ कोई लेबल नहीं अटैच करना चाहते, डिफरेंट काइंड ऑफ लेबल अटैच करना चाहते सोसाइटी एक्सपेक्ट्स। तो इनके पर अगर कोई तशद्दुद करता है, किसी किस्म की वायलेंस करता है, इनको थ्रेट करता है, इंटिमिडेट करता है, हरास करता है, फॉरवर्ड ये सारे जो जितने फॉर्म्स होते हैं ऑल बिकॉज स्पेसिफिकली ऑफ द जेंडर दैट दे आइडेंटिफाई विद, दैट काउंट्स एज जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसके कुछ मैम कॉमन टाइप्स हों जो जीबीवी जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, जो कि एजीएचएस जो है वो देखता हो अपनी प्रैक्टिस के दरमियान, वो कौन सी टाइप्स अपनी नजर में रखता है? Well, overall, AJHS में actually all variety of gender-based violence के cases तो आते हैं। Domestic violence या बीवी का झगड़ा, रेप के बहुत cases आते हैं। Acid attacks इतने ज़्यादा वो नहीं AJHS में इतना आते हैं इसके लिए क्योंकि वो medical support भी वो चाहिए होती है। इसके और भी organizations हैं। फिर एक होता है inheritance से किसी एक फीमेल रिलेटिव है उसका inheritance deny कर दिया, वो भी एक किस्म का जेंडर बेस्ड वायलेंस है। तो उसके लिए भी बहुत केसेस करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एजीएचएस भी कर रहा है। अब अभी रिसेंटली अब है ना एक मूव कर रहा है एजीएचएस टुवर्ड्स ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस उसके ऊपर भी काम कर रहा है। ठीक है। और मैम इस तरह के चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं जर्नलिस्ट वायलेंस के लिए, और जो इनके सर्वाइवर्स होते हैं उनको जस्टिस लेने के लिए किस किस चीजों को परस्यू करना पड़ता है और किस किस चीजों को उनको फेस करना पड़ता है? काफी कुछ। द रीजन व्हाई एजीएचएस एग्जिस्ट इज बिकॉज there are severe deficiencies in the in the criminal justice system. तो वो केटर ही करता है उन वुमेन के लिए, वो कैन नॉट फाइट देयर ओन केसेस या फिर वो किसी इनको कोई सपोर्ट सिस्टम उस तरीके का है नहीं कि वो अपने केसेस लड़ पाए। मॉनिटरी इश्यूज होंगे, उनकी फैमिली है वो उनको थ्रेट कर रही है, whatever the reason is। तो एजीएचएस एग्जिस्ट ये ज्यादातर पाकिस्तान में जितनी भी वुमेन्स राइट्स की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज देयर आर डिफिशिएंसीज ऑलरेडी इन द सिस्टम। तो एक्सेस टू जस्टिस की अगर बात की जाए तो देन फॉर वुमेन स्पेशली बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन्वॉल्व्स मल्टीपल टीयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वो पुलिस के पास जाना, रिपोर्ट करना, फिर वो सर्जन के जो वो होते हैं पुलिस सर्जन के पास जाना कि ताकि वो करें उनकी मेडिकल लीगो सॉरी मेडिकल लीगल है ना वो करें। फिर कोर्ट में केस जाता है, लॉयर हायर करना पड़ता है एंड देन जो केस इटसेल्फ है वो इतना वक्त निकाल लेता है। तो इट्स अ वेरी आर्डुअस प्रोसेस एज वेल। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, कोर्ट रूम्स ये ऑल्सो ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर वुमेन ज्यादातर जाती भी नहीं है। ये अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट्स है, दे फील थ्रेटन इन दीस स्पेसेस। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एक रेप सर्वाइवर है इसके लिए और भी ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है तो पुलिस स्टेशन जाए और उसको प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे, उल्टे सीधे लाइक कमेंट्स दे उसको, दे डोंट बिलीव हर। वो एक फिर अगर इफ द पुलिस इज राइट ऑन दैट फिर वो आगे जाके प्रोवाइडेड कि इतना टाइम ना गुजरा हो बिटवीन फाइलिंग द केस वो फॉर द केस टू गो टू कोर्ट, तो उसको थ्रेट्स भी फेस होते हैं फ्रॉम द अक्यूज्ड या फिर फैमिली से प्रेशर होता है कि केस वापस ले लो। जब तक वो कोर्ट में जाता है अगर वो इफ शी इज एबल टू लाइक यू नो उसका केस चला जाए तो कोर्ट में भी इश्यूज होते हैं कि वहां पर कुछ जजेस होते हैं दे डोंट हैव दैट माइंडसेट कि दे डोंट हैव टाइम मैम, इसको केस को देखते देखते इतना टाइम गुजर जाता है कि वो औरत उसके पीछे नहीं भाग पाती। हाँ टाइम के अलावा भी कुछ जजेस उनका एटीट्यूड भी है ना वो थोड़ा पेट्रियार्कल होता है। अब
है तो like according to our laws ये a woman's past behavior or character that is not anything substantial जब उनके for example if she is a rape survivor तो उसका जो past है ना it can't be brought up, it can't be counted as evidence. लेकिन ये फिर भी करते हैं कोर्ट में बिना वजह उसका ट्रॉमा और बढ़ जाता है फिर तक के आ रहे हैं या तो वो सेटल कर लेती है ऐसे अर्जेंट सेटलमेंट ही हाँ either that or केस कन्विक्शंस और बहुत 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 कम रेट है कन्विक्शंस का इन जी। जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस तो जस्टिस मिलना भी ना उसके लिए टफ होता है मैम हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात करते हुए हम थोड़ा सा स्पॉटलाइट थोड़ा सा मैरिटल रेप की तरफ भी आते हैं जी क्योंकि हमें आप ये बताएं कि बेसिकली मैरिटल रेप होता क्या हम्म और ये पाकिस्तान में इतना सेंसिटिव टॉपिक क्यों माना जाता है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता और ये बात दबी की दबी रह जाती है बेसिकली मैरिटल रेप आपको Yeah. पता है कि क्या है तो हमें प्लीज उसके ऊपर भी ब्रीफ कर दो अरे काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू इसलिए है बिकॉज मैरिटल रेप सो इन पाकिस्तान वी डोंट हैव एनी वेरी स्पेसिफिक लॉज ऑफ कंसेंट तो बेसिकली वो एक्सेप्ट नहीं करते ना यहाँ पे कि अडल्ट्री नहीं होती आफ्टर मैरिज जो होता है सेक्स दैट डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज कहते हैं कि ये इलीगल है स्ट्रेट अप सो वी नॉट इवन गोइंग टू बॉदर विद दैट तो कहते हैं कि कंसेंट तभी होती है व्हेन two people are married. Yes. So any sort of sexual activity that takes place between two people that is consensual. So for example, अगर एक फोर्सफुली भी शादी हुई भी होती है शायद फोर्सफुली शादी भी नहीं हुई ये नॉर्मल हैप्पी से रिलेशनशिप है at one point the woman does not want to engage in any sort of sexual activity and the husband forces her Yes, ma'am. and she regrets that वो उसको ये नहीं Forcefully, है हाँ force she believes कि वो forceful था she's traumatized right and that is marriage rape and in पाकिस्तान ये लीगली भी इस तरीके से कॉम्प्लिकेट होता है फिर ऑब्वियसली ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है रिलीजियस कंजर्वेटिव सोसाइटी है जो अफोर्ड करता है कि मैरिज है जो वो उसकी सैंक्टिटी है वो बहुत प्योर है so therefore like these things do not exist in marriage I mean essentially by signing her marriage certificate she gave the husband consent कि किसी भी वक्त वो हो सकता है एंड ऑब्वियसली मैं वुमेन के साइड से बात कर रही हूँ कभी कभार ये भी होता है कि ऑब्वियसली जो मेन भी हैं वो फोर्स हो जाते हैं ये उनकी जो बीवी है शी माइट फोर्स हिम एंड ही इज नॉट विलिंग बट इट गोज बोथ वेज बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में भी जो ये एंटी रेप एक्ट 2021 में आया है उसके अंदर कंसेंट को अब डिफाइन कर दिया है सो अभी I don't remember it was in 2023 or so but like the first ever case of marital rape was registered. I don't know where. I think it's I'm forgetting. But after the law, someone actually did, file a case and ये नहीं था कि वो पुलिस ने रफा दफा करवा दी कि आप इसको डोमेस्टिक या आपसी मामले है इसको ऐसे वो केस फाइल हुआ अच्छा ये लॉ आने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है उनका काम हो रहा है हाँ इम्प्लीमेंटेशन लैकिंग थोड़ी स्लो है बट बिकॉज ये हम लोग ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है यूजुअली लॉ आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएट चेंज होगा हाँ थोड़ा आते आते टाइम लगता है इट टेक्स टाइम इट टेक्स जैसे अब मैम जैसे अब जीपी में मैंने रिपोर्ट की है कि लास्ट ईयर कम से कम ये मेरे रिसर्चर्स ने लिखा था 32,617 केसेस जो हों वो बेसिकली आए हैं जिसमें से 5,339 जो केसेस हैं वो रेप के अब जो ये लास्ट ईयर से लेके इस साल में बहुत फर्क पड़ा है जो लॉ आया है जो आपने अभी हमें जिससे एजुकेट किया अवेयर किया उससे इस साल में बहुत फर्क पड़ा तो मैम आपको क्या लगता है जिस लड़की के साथ मैरिटल रेप हो रहा है वो जाके पुलिस स्टेशन में किस तरह फाइल जमा कराए किस तरह क्या बात करे उसको अपनी विल पावर किस तरह ले मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा और हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं protect okay when you say hum so I think the overall burden is on the state itself कि state कैसे protect करे so already जो conviction rates हैं वो कम है केस यहाँ पर केस आता भी है अब एजेंट में वी हैव पीपल हियर जो बताते हैं कि जैसे उन्होंने 30 years काम किया है कहते हैं जितने भी रेप केसेस उन्होंने कोशिश की थी हैंडल करने के लिए कि वो रेप विक्टिम से बात की पुलिस स्टेशन में जा जाके उनकी हेल्प की मदद की वो दर्ज करवाया कि and she said I wrote it in English she said कि I have dealt with thousands of these cases not a single one of them went to trial वापस हो गए आपसी मामला जो भी कुछ है डर के मारे या फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया व्हाटएवर जो भी कोई सेटलमेंट है सो
द स्टेट है ना वो तभी प्रोटेक्ट कर सकता है इफ योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर श्योरिटी हो कि एक सर्वाइवर को कि वो अगर पुलिस जाएगी शी विल नॉट बी हरास्ड, शी विल नॉट फील अनसेफ देयर, एंड उसका अगर मेडिकल लीगल हो वो भी सही यानी कि तकाजे से हो। मैम ज्यादातर तो ऐसे होता है कि पुलिस स्टेशन जाती हैं और उधर जाके पुलिस वाले ही जो फाइल कर रहे होते हैं वही कह देते हैं कि आप अपने घर का मामला घर में ठीक कर लो, हाँ ना हो तो मतलब वो उधर तो उनको वहां पर बैरियर शो करा देते हैं, यस तो ये बैरियर उनको शो नहीं कराना चाहिए। यस, अब इसमें भी वही बात है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये लूपहोल्स एड्रेस करना वही कैसे होंगे। हम्म, trainings and education is very very important. AGHS ये periodically है ना वो workshops करता है जिसमें ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, सेशंस कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी ठीक है। रेगुलर ट्रेनिंग करता है कि हाउ डू वी नीड टू बी जेंडर सेंसिटिव, you need to put yourself or think from the perspective of a woman, like वो कितना अनसेफ फील कर रही होगी, and like considering उसकी जितनी ज्यादा यानी कि reservations हैं उनको एड्रेस किया जाए। Police stations, courts, they should be safe spaces. They should be made into safe spaces. So आहिस्ता आहिस्ता भी अब ये यहाँ पर जो ये जेंडर क्राइम्स यूनिट है ये भी स्टैब्लिश की है और ये मोस्टली वुमेन ऑफिसर्स ने रखे हुए हैं। हाँ okay. सो जो ये जेंडर क्राइम यूनिट सो ये जो जीबीवी यूनिट्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, these are स्पेसिफिकली डिजाइन किया उन लोगों ने जीबीवी केसेस हैं उनको हैंडल करने हैं, एंड दे आर डूइंग दैट जॉब। और इस उसमें विमेन पुलिस है तो फिर उनकी कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। सो दे आर स्टेप्स दैट यू कैन टेक, यू कैन एजुकेट people within the criminal justice system, you can employ more women in these systems ताकि वो फिर अब जस्टिस आयशा मलिक when she came to the Supreme Court उन्होंने she को elevate हुई थी and she was the first woman to be ever become a Supreme Court judge। उन्होंने ये भी mention किया था, she said that uh, women look at certain cases with a very specific lens, एक उनका एक नजरिया होता है, एक शायद है ना मर्द है वो नहीं वो उसको वो कर सकते। हाँ जी। So that is why women's perspective is very 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 important. She has a very important case. Supreme Court में एक रेप का केस था जिसको उन्होंने फिर अडल्ट्री करार दे दिया कि that the woman was complicit in it, and Justice Aisha Malik उन्होंने डिसेंट किया था। she disagreed with this and her reasoning is very solid in that, like I encourage everyone to like check out her dissenting note। आपको हमारे पास जो orders आते हैं तो orders पढ़ते हैं, dissenting notes are also important because they give another legal perspective। in that bench she was the only woman there जो उस खातून की जो सर्वाइवर थी उसका पर्सपेक्टिव समझ के है ना उन्होंने वो खातून का पर्सपेक्टिव करना और सोचना बहुत जरूरी है इस सारी चीजों के लिए। काफी डिफरेंट। मैम आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या लीगल अवेयरनेस हमें लॉज किस तरह के चेंज करने चाहिए ताकि हमें इसके ऊपर कुछ चेंज नजर आए? सो ये AGHS भी बहुत दफा कह चुका है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे जितने भी सीनियर ऑब्वियसली मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं पाकिस्तान इज एन ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री, our laws are good and they're but they're lacking in implementation. That is a huge concern, but there are some laws specifically when it comes to very specific gender based laws, वो जैसे चाइल्ड मैरिजेस है उसके ऊपर कोई हमारे पास लेजिस्लेशन नहीं है। सो ज्यादातर सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट लीगल एक्सपर्ट्स वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान when it comes to most protective laws, Pakistan is an over legislated, but there are some aspects अभी भी हम लोग है ना बिल्कुल मिस आउट कर रहे हैं, मल्टीपल रीजंस हैं, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसे पर सिर्फ सिंध में है जिसके अंदर एक मिनिमम एज ऑफ 18 रखा हुआ है। एंड अभी रिसेंटली दैट वुड बी दी 17th को मैं तभी अखबार पढ़ रही थी तो उसमें आया कि अभी इस्लामाबाद ने किया है कि फेडरल ये वो कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज जो है उसके लिए एक लॉ लेके आए 18 पंजाब, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, they still escape this entire thing. Then we don't have any sort of law जो forced conversions को tackle करता है। तो forced conversions usually underage underage marriage होती है, forced conversion होती है, forced marriage के अलावा भी फिर rape की involved है because it's a minor। और
these are things that severely need to be addressed, and we are lacking in laws of that, and we don't know कि कब laws आएंगे. इवन मैम उनको तो अपने निकाह नामा भी नहीं पढ़ने देते हैं इसमें कि क्या लिखा हुआ है या क्या बात है, बस कहते हैं शादी करो और जाओ वैसे निकलो. We can say that in many cases that happens. In some cases, हम लोग ने खुद देखे हुए केसेस की जो बच्ची होगी शी बेरली 12-13 years old, हाँ जी, जी. वो उसको कोई एक कोर्स करके वो अज्यूम करती है दैट देयर इज 20+ कभी 40 year old मैन होता है, वो कह रहे हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, वो अज्यूम करती है दिस इज लव एंड शी इज जस्ट रियली 12. तो वो तो एक्सेप्ट वो तो टेक्निकली एज अ 12 year old वो अपने माइंड में तो कंसेंट दे रही है, बट लीगली शी कैन नॉट गिव ऐसे क्योंकि मैम उसको अभी अपनी बॉडी को समझने के लिए भी तो टाइम लगना है ना, उसके Yes. बाद उसको साइकिल समझने में टाइम लगना, फिर उसकी शादी के एक प्रोसेस में उसको आना चाहिए. हाँ. लेकिन उसको फोर्सफुली उसी टाइम पे शादी करा देते हैं, क्या मोहब्बत और इस चीज का फर्क है जो कर दो. Yes. वही बात है कि there is a reason why we have an aging majority. If a person cannot have a say in how their country is run, अगर वो वोट नहीं कर सकता when they're younger than 18 तो हाँ, शादी कैसे. शादी कैसे कर सकते अगर वो वोट तक नहीं करता. वही बात है. तो these are laws जो हम लोग अभी भी लैक कर रहे हैं. इसके पे legislation की बहुत सख्त जरूरत है. Our lawmakers should get the cojones कि just do the damn thing. आपको डरने की जरूरत लेकिन नहीं. आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं जितने भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट आई मीन we're mostly in agrarian society. The landowners ज्यादा है as हाँ, opposed to तो वो अपनी industry. मर्जी से ही सारे बना के इंडस्ट्रियलिस्ट ने पॉलिसी. मर्जी हर जगह मर्जी नहीं चलती. देखिए सिविल सोसाइटी भी एक्टिव होती है. They are जहाँ पर क्रेजी वॉइसेस भी होते हैं वहाँ पर सेम वॉइसेस भी होते हैं. उनकी वॉइसेस मैम पहुंच रही हैं. पहुंचती है. देखिए अभी जो ये एंटी रेप एक्ट था वो सेम वॉइसेस ने ही उसको पास किया है. एंड इट वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस एंड अ लॉट ऑफ सिविल सोसाइटी के साथ ये फेथ बिल्डिंग भी की थी, उनको इनवाइट किया था, कंसल्टेशंस हुई थी. बात है ना कि इस ये लॉ में अभी करंट जो एंटी रेप लॉज है उसमें क्या डिफिशियंसीज है और जो हम लोग 2021 के जो ये एक्ट पे पास हुई थी उसमें क्या एड्रेस कर सकते हैं. तो स्टेक होल्डर्स मल्टी टियर स्टेक होल्डर ग्रुप्स ने उनको इंडिकेशन दी थी. ये दीज प्रोग्रेसिव लॉज के मामले में पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिव. जहाँ पर रिग्रेशन होती है तो ऑब्वियसली आपकी कैपिटलिस्ट हैं और जो आपके लैंड ओनिंग जो एलिट्स हैं वो अपनी मर्जी शेरते हैं. तो बिल्कुल गरीब आदमी वो खा जाता है. ये तो हो गया. मैम ये बता सकते हैं कि जीबीवी हमें इम्पैक्ट वुमेन्स को किस तरह कर रहा है, लाइक उनकी पार्टिसिपेशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इकोनॉमी है और पब्लिक लाइफ. Okay, so GBV psychologically, physically affect करता है. When you don't have a person जो we can say कि they are operating at the 100%, तो वो economically भी participation है उनकी 100% की है. They उनकी and by that कि like वो 100% इस sense में ना हो कि like let's say कि if there is a survivor of rape तो बाद में were there any support mechanisms, उसकी psychological counseling हुई थी, उसकी help हुई थी, financially उसको खुद मुख्तार किया था. हाँ, तो like उसके लिए तो बाउंस बैक करने की भी अगर मैकेनिज्म अवेलेबल ही नहीं है. वी आर लुकिंग एट पीपल जो अपनी ट्रॉमा में ही हो सकता है कि उनका कम बैक वो करने की हमारे पास उस तरह की एबिलिटीज है ही नहीं, ना कि उनको साइकोलॉजिकल उनके डॉक्टर्स देने चाहिए, उनको हर चीज देनी चाहिए जो भी हम इस तरह नहीं इसके ऊपर नहीं कर पाते पाकिस्तान. बट अभी recently कहूंगी but like over the past 30 or so years women's participation in the economy and public life has been increasing. Capitalism for all the bad that it does हम लोग understand करते हैं, but it did lead to globalization and globalization के साथ साथ कुछ global practices भी implement हो रहे हैं, and that is कि because we need money women should be also participating in the economy. So they are now stepping outside the house. But once they step outside the house, the public sphere, public जो spaces हैं वो उनके लिए safe नहीं है. So now there is a need कि इन spaces को भी safe किया जाए. सेक्सुअली हरास ना हो वो एट द वर्क प्लेस, या फिर वो अगर रास्ते में कहीं जा रही है तो फिर समवन डज नॉट अटैक हर और अकॉस्ट हर. एसिड अटैक हो तो हाँ वो एक ऑनर किलिंग का भी वो एक उसमें वो होता है. बट वही बात है कि दीज पब्लिक स्पेसेस शुड बी safe, and in case that they are not safe then there should be institutions in place जो उनकी safety guarantee कर सकती है. She can go to the beach, she can go wherever she wants, and वहां पर वो है ना सेफ्टी सीख कर सके और वो सेफ्टी उसको गारंटी करे. So
we are looking at a very, very utopian society मैं describe कर रही हूँ. Not even in the most advanced of countries जो है ये इस किस्म की society available है. But we are slowly moving towards it. There is a lot of empathy in coming generations. Gen Z, Gen Alpha, globalization does bring an exchange of views and ideas. It brings empathy वो आती है. You can understand what your neighbor in फलां country they're thinking, what they're feeling. So friendships form होती हैं, trolling भी होती है, whatever, but you can empathize with that perspective. So there you innate एक आपके अंदर ability आती है कि you want to protect, you want to create safe spaces, you want a society जहाँ पर violence कम हो, जहाँ पर exclusion कम. ये हम लोग we are looking towards it, but it's a long process. 50-70 years में आप कुछ बेहतर आप society मैम एज सेड बिफोर कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में सिर्फ औरतें नहीं इसका शिकार होती, इसमें और भी माइनॉरिटीज भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं और बहुत सी और भी चीजें हैं जो कि इसमें शामिल हैं. Yes. तो मैम जो पब्लिक लाइफ में हम वुमेन को एम्पावर तो कर रहे हैं और साथ में उनको एक्सेप्टेंस भी हम दे रहे हैं, ये चीजें हम देख रहे हैं कि आ रही है, चेंज आ रही है. लेकिन मैम एज इन सेम केस में अगर आप ट्रांसजेंडर्स वाली साइड पर जाएंगी उसमें ये चीज को चेंज लाने में पब्लिक लाइफ में उसकी लाइक वो भी तो एक चीज से गुजर रहा है, लाइक डिप्रेशन से गुजर रही है जो भी, वो हम किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं, उसमें कैसे एक्सेप्टेंस ला सकते हैं. With regards to जितने भी आपके non binary होते हैं ना, like aside male and Yes. female categorization से everybody else in that third, fourth, fifth category Yes. जो भी होंगे, the thing is कि they are essentially subalterns. Yes. And society unfortunately as it is right now वो उनके पेरिफेरीज में भी नहीं करेंगे. They're not even within the जो confines जो एक society define करता है कि these are participating people for Yes. social order, Yes. वो उनको बिल्कुल exclude किया हुआ है. तो society itself एक restructural reprogramming चाहिए. The society there needs to be an entire paradigm shift so that we can include those who are the subaltern groups को आप mainstream लेके. I see. So हाँ, this is a very very huge order. देखिए अभी women's rights के ऊपर, women by that I mean cis women, उनकी rights के ऊपर अब काम है जो वो पाकिस्तान पकड़ रहा है. हाँ. तो उसके आगे देखने की है ना, वो तो 100-200 साल में हम मैम आपको नहीं लगता कि जितनी ये लाइक ये फोर्थ जन है जो आप बता रही हैं लाइक माइनॉरिटीज में भी आते हैं, इनके जो लीडर्स हैं उनके लाइक वो हमारे नेशनल असेंबली में भी बैठे होने चाहिए ताकि वो उनको सही से मतलब हैंडल कर सकें, क्योंकि वहां पर तो जो बैठे हैं वो उस चीज को समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो उस चीज के थ्रू गुजर ही नहीं है. Yes. तो आपको लगता है कि इस साइड पे भी उन चीजों को लाइक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनके लाइक लीडर्स उधर दिखाने चाहिए ताकि वो भी उनकी आवाज रेज कर सकें और अपनी लाइक जो भी चेंजेस है बॉडी में या जो भी है उसकी अवेयरनेस हम तक पहुंचा सकें. देखिए ये टॉल ऑर्डर है ये कहना ट्रांसबिलिटी से कि आप अपने लीडर्स बिठाए. वो तो चाहते हैं कि लीडर्स आए हो. हम एक्सेप्टेंस नहीं ना दे रहे उसको. हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम देन योर सिस मेन एंड सिस वुमेन आर कॉजिंग दैट प्रॉब्लम. उन्होंने बैरियर रखा हुआ, वो नहीं आने दे रहे. तो एक तो ये है कि एलाइज के बगैर कोई भी चीज आगे नहीं आ सकती. यू नीड एलाइज फ्रॉम देयर. ये एलाइज जो है वो फिर किसी तरीके से डिस्ट्रक्ट करें. अब वुमेन जो होती है सिर्फ वुमेन, उनकी ये आर्ग्यूमेंट है एटलीस्ट पार्टनर में कहते हैं कि ये जो 10% आपने रखी नहीं है हमारी जो रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन, हु केयर्स. हम लोग को इफ वी हैव 50% ऑफ द पॉपुलेशन गिव अस 50% ऑफ द सीट्स, एटलीस्ट 33 दे. वो जो यूएन की आई थिंक वो एक रिकमेंडेशन है कि जो वुमेन है इन पॉलिसी मेकिंग और इन लाइक लेजिस्लेटिव पोस्ट एटलीस्ट 33% रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एंड दैट इज द बेयर मिनिमम. बेसिक. तो अब when you have disruptors, when you have allies from within, वो कोई ऐसे चीज लेके आ सकते हैं. and the reserve seats होने चाहिए for transgender individuals. For we do have very few, but we do have. I think शहजादी राय है, वो पीपीपी की तरफ से she is a member of the PPP, and I think वो municipal. I'm forgetting what exactly the क्या रोल है, but she is a gender rights activist, so she is a transgender woman. एंड वो एक पॉलिटिकल करियर हम लोग भी उनका सीरीज देखेंगे. खैबर पख्तूनख्वा से और आई थिंक द नेम वाज सुल्तान, आई फॉरगॉट हर नेम एज वेल. बट जो ये 2024 इलेक्शंस हुए थे उसमें दो हम लोग ट्रांसजेंडर्स को देखा कि वो दे वर फाइटिंग
वो इलेक्शन लड़ रहे थे। एक ये नायाब थी जो फ्रॉम इस्लामाबाद, वो एमएनए के लिए वो नेशनल असेंबली की सीट में, एंड देन जो पख्तूनख्वा की वो है प्रोविंशियल असेंबली, उसके लिए वहां से ट्रांसजेंडर खातून थी वो आई इम्प्लीमेंट हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी हमें और काफी जनरेशन लगते हैं सी द थिंग इज दे डिड लूज द इलेक्शन। इतने वोट्स नहीं मिले, सिर्फ कुछ वोट्स मिले हैं। दैट मींस के सोसाइटी में एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है। एंड अभी हम ट्रांसजेंडर वुमेन की बात करें, वी डोंट हैव ट्रांस मेन। ट्रांसजेंडर की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो कुछ नहीं। मैम, हम अपनी एज अ क्या रोल प्ले कर सकते हैं एज अ सिविल सोसाइटी, मीडिया और गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर एड्रेस करने के लिए जीडीपी को? रोल, देखिए सिविल सोसाइटी का रोल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का हमेशा रोल होता है, और जहां पर ये फेल करती है तो सिविल सोसाइटी उसका चेक एंड बैलेंस करता है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि सिविल सोसाइटी ज्यादातर हैवी लिफ्टिंग कर रहा है व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन पॉलिसी के लिए पुश कर रहा है, ठीक एंड है। इट्स अनफॉर्चुनेट। बट गवर्नमेंट वो तभी प्ले कर सकती है अपनी रोल व्हेन, वही बात है कि रिप्रेजेंटेशन हो और प्रोग्रेसिव हो आपके ज्यादातर गवर्नमेंट में। जो ये है कि पर्सनल गेन के लिए ये कम हो, या आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपने पर्सनल लिए। हाँ, तो वो उस हिसाब से इकोनॉमिक लेजिस्लेशन ओवरऑल ये एक दिस इज अ फ्लोटेड थियोरी दैट जहां पर वी ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वहां पर राइट विंग कंजर्वेटिव वैल्यूज है ना वो डिक्लाइन पे होते हैं, बिकॉज पीपल व्हेन दे हैव मोर टू ईट, व्हेन दे हैव मच मोर लग्जरी टू लिव इन, they will be more tolerant of their neighbor, they'll be more tolerant of their. So because of that, I think there is a strong need के economy को stabilize किया जाए. Once you have a stabilized economy, you will have people that are happier. When you have happier people, it's very easy to push certain progressive laws and values onto them, and they'll be more accepted. So, yeah, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है to be good governors, be good legislators. That's the only advice I can give. मैम, आप मुझे एक और लास्ट अपना सवाल इसका जवाब देती जाएं, क्योंकि हम सबको इस चीज से अवेयर करना चाह रहे हैं। जी। तो इसमें लास्ट सवाल ये है कि हम क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये प्रोविंस या कंट्री एक वुमेन से लड़ती है? Specifically in Pakistan, because we are a very, very, very patriarchal society, so when a woman comes into a leadership role, वो same patriarchal values से fight करके आती है. She knows the hurt, she knows the pain. तो they are more willing कि वहाँ पर women friendly है ना वो policies जो है या फिर activities वो implement किए जाएं. So when Benazir came in, there was more acceptability of women in leadership roles, and domestic abuse के ऊपर काम हो रहा था. Domestic violence. तो domestic violence, domestic abuse के ऊपर like legislation तब थोड़ी progressive आनी शुरू हुई थी. And पीपीपी हमेशा से यानी कि liberal party समझी जाती है. तो अब shockingly PMLN is considered at least a middle conservative party, and Mariam Nawaz had to fight with the May to be where she is. We can say okay, she's the daughter of Nawaz Sharif, but she was not a son. She was a son. Oh boy, वो son like Taj नहीं हो रहा था. But she was a daughter. She also had to face her own obstacles, and she had to overcome them, whichever way you go. And इनकी भी ये जो सीएम साहिबा है पंजाब की, उन्होंने भी कहा है कि she does have a zero tolerance policy for LGBT related crimes. So we are seeing a slight shift. Women development पे काम हो रहा है, women skill development पे काम हो रहा है, awareness पे, education पे ये काम करना चाह रहे हैं. साथ साथ में इन्होंने अभी एसिड सेल कंट्रोल जो एक्ट है वो पास किया है ताकि and the onus isn't because के oh कोई economical हमारे पास होगा. They said कि we want a reduction in acid related attacks. So the women was obviously victims. So they said कि we want a reduction in that. Therefore we are going to control the sale of acid. And this was a legislation that people have been begging for, and it's here. A woman CM came and she did it. So for women we can expect better things. The problem is also that because wait 2-3 years तो fight करके आते हैं ये leadership positions में, फिर retain भी तो करना होता है. So they are going to get their opponents, so they can't push
फुल हार्ड गंग हो के ओ नहीं हम लोग ने सारे ना खवातीन के ये सब कुछ अच्छा करना है, they are going to get a lot of pushback over that. So step by step, slowly and slowly, and I think पाकिस्तान में वहाँ पे accept करना चाहिए कि women in leadership roles है ना, they can make some good. I mean, at least on Swan Star, Mariam Nawaz is an angel. Thank God. Anyone could have been like compared to him, but she also brought with her women positive policies, and we are thankful. Whatever जितने भी crumbs we will learn, we take that. But obviously there's a need for more, and we can't hope कि immediately ये सब कुछ आएगा. But let's see, civil society अपनी तरफ से full कोशिश कर रही है. We are also looking for allies within governance. We are constantly in contact with existing allies in governance. So the more there is cooperation, the more there is acceptability among people. That they don't look at the other as the other, but as a human being, then we have more chances of a better society. आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त निकाल के दिया और इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से आपने बेयर किया। आप देख रहे हैं कि इसको हमने कितने ही लेंथी तरीके से इसको ब्रीफली हमने किया है बयान, ताकि आप लोगों को सही तरीके से इसको हम अवेयर कर सकें। आप देख रहे हैं द वॉइसेस का एपिसोड 1 और आपको मजीद हम इसके ऊपर और आगाह करते रहेंगे। इनकेस एपिसोड 2 भी इसका लेके आएंगे और यही था हमारा आज का टोटल एपिसोड। शुक्रिया आपका आने का और आपका भी देखने का शुक्रिया और अल्लाह।